वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पढ़ेंगे इसमें, जो कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने हिमालय नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया था। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। यूपीपीएससी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक क्लास सफिशिएंट है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को एक एक करके मैं कवर करा रही हूँ। अभी ज्योग्राफी चल रहा है, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा और इसके साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ करके रात को 9 बजे प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है रात वाली क्लास में, वहाँ पर आप साइंस के इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको तो फॉलो ही कीजिए डेली जो क्लास कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पिछली प्लेलिस्ट बनी हुई है डे वाइज सीरीज़ और टॉपिक वाइज सीरीज़ के नाम से, यूपीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स थे, जैसे कि आरओ वाला एग्ज़ाम हुआ था और पीसीएस वाले एग्ज़ाम के लिए मैंने क्लासेस कराई थी, तो आपको क्या करना है वो भी प्लेलिस्ट फॉलो करना है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं इसमें इतना टाइम आपका नहीं जाता है। मैं चाहूँगी इसके साथ साथ तो वो प्लेलिस्ट भी रिवाइज़ करिए, क्योंकि पुराने बच्चे तो पढ़ रहे होंगे। अगर आप न्यू हैं तो मैं बता रही हूँ आपको वो प्लेलिस्ट भी फॉलो करनी है और जो क्वेश्चन आंसर्स की है उसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को आपको अगर देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग हल कर पाएंगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में मैंने जब आपको पहली क्लास ली थी रिवर सिस्टम वाली, नहीं देखी तो देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि हिमालयन रिवर सिस्टम में हम लोग 3 तरह के रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला तो गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तीनों को पढ़ लिया था। लेकिन आज जो हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पढ़ेंगे इसमें हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे? एक तो होंगी जो ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर हैं, अर्थात पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली, जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की रिवर होगी। दूसरी होगी अरब सागर में जो अपना जल गिराती हैं, और ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, हिमालयन रिवर में भी ऐसे ही पढ़ रहे थे। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी में आप देखेंगे कुछ बड़ी नदियाँ हैं जो ढाल की तरफ प्रवाहित होती हैं और कुछ ऐसी भी नदियाँ हैं जो ढाल के विपरीत भी प्रवाहित होती हैं। एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगी और एक बार आप फैक्ट देख लीजिए मेरे साथ, फिर मैं मैप पे ऐसे समझाऊंगी कि आपको नहीं भूलेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से पूरा क्लास देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, और उसके बाद जब ये पेनिनसुलर रिवर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब आप बताइएगा अगर कोई भी डाउट आपका बाकी रह जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है ये हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ढाल किधर की तरफ है? पश्चिम से पूर्व की तरफ है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी? चंबल है, सिंध, बेतवा, केन और सोन है। ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो जब उत्तर की तरफ प्रवाहित होंगी तो गंगा नदी में मिल जाएंगी और किसका तंत्र बन जाएंगी? गंगा नदी तंत्र। प्रायद्वीप की अन्य प्रमुख नदी तंत्र में आप देखेंगे महानदी आती है, महानदी के बाद गोदावरी आती है, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये जो नदियां हैं ये कि निश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं और ये 12 मासी नहीं, अर्थात इनमें साल भर पानी नहीं रहता है। समझना क्या है इतने पैराग्राफ में आपको कि प्रायद्वीपीय भाग की ही कुछ नदियां हैं जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं और गंगा नदी तंत्र का पार्ट है। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन आ जाती हैं, गंगा नदी तंत्र में आती हैं, ठीक है। इसके बाद है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी बहुत सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां हैं और ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये विसर्प नहीं बनाती हैं, जैसे कि गंगा नदी वाले में आपने देखा, तंत्र में देखा कि वो विसर्प बनाती हैं। झेलम में आपने देखा इसी से गोखर झील का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके की आकृति यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पानी की मात्रा साल भर बनी रहती है हिमालय नदी तंत्र में। लेकिन यहाँ पर रिवर में जो ओरिजिन हो रहा है यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं है, यहाँ ये बारिश के पानी पर ही निर्भर करती हैं। तो गर्मी के वक्त में ये ऐसा वक्त आता है जब ये सूख भी जाती हैं, ड्राई हो जाती है, बहुत कम पानी बचता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हिमालय वाली नदियों में पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है, साल भर उनमें पानी रहता है, लेकिन इनमें नहीं रहता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनकी विशेषता है कि एक इनका निश्चित मार्ग है, उसी पर चलती हैं, रास्ता नहीं बदलती हैं। लेकिन आप देखेंगे नर्मदा और तापी इसका अपवाद है, ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में एक एक करके हम लोग सारी रिवर समझेंगे, उनका ओरिजिन पॉइंट देखेंगे और उनकी सहायक नदियाँ देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो नदी है वो है महानदी। ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है।
कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा है, वहाँ से निकलती है। उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इस नदी की अपवाह द्रोणी की अगर बात करें तो जो 53% है वो एमपी और छत्तीसगढ़ में है, बाकी का जो 47% पार्ट है वो उड़ीसा राज्य में है। ये हो गई महानदी, ठीक है। इसका ओरिजिन उसी प्लेस से होता है जहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक से। तो ठीक है, इसको भी याद रखना है महानदी के बारे में। नेक्स्ट है गोदावरी। तो गोदावरी इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये गोदावरी। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है इसका। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती हैं और यह लगभग 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है और मंजरा है। गोदावरी नदी एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया था जो पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि देखिए ऊंचाई से गिरती हैं, पश्चिमी घाट से आती हैं, फिर इनकी ढाल देखिए कम होती जाती है और जब तक कि पहुंचती है अपने मुहाने तक, तो बिल्कुल वहां पर जितनी भी सिल्ट गाद बहाकर लाती है वो सब एक जगह इकट्ठा करती रहती है, जिसकी वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। बहुत कम वेग हो जाता है इनका अपने मुहाने के पास। नेक्स्ट है कृष्णा। कृष्णा नदी के बारे में जान लीजिए। गोदावरी के बाद दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी हो जाएगी? ये कृष्णा, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1401 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी? कोयना है, तुंगभद्रा और भीमा है, जिसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कावेरी नदी। इसे दक्षिण की गंगा नाम से जानते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने अभी गोदावरी बताई, दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा बोला जा रहा है तो कावेरी। ऐसे ही फैक्ट याद करना है, पता नहीं दोनों क्यों ऐसे बनाए गए हैं, बट है कि दक्षिण गंगा जब बोला जाए तब आपको गोदावरी बताना है और दक्षिण की गंगा बोला जाएगा तो कावेरी हो जाएगी। ये कर्नाटक के कोगाडू जिले से निकलती है। यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं जहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई आप देखिए कितनी 800 किलोमीटर है। प्रायद्वीप की नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग पूरे साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी में इससे और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी में वर्षा होती है। और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी और अमरावती। देखिए पहली बात आपको यही याद करनी है कि दक्षिण की गंगा नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। इसकी लेंथ कितनी है? 800 किलोमीटर है। अब आप देखेंगे पूरे साल भर बहती है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्दी और गर्मी दोनों समय बारिश होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो आता है कब? गर्मी के समय पे। लेकिन लौटता हुआ मानसून आप याद करिए, उत्तर पूर्वी मानसून जब आता है ठंडी के समय, तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है, याद कीजिए। तो यहाँ पर भी इसमें बारिश की वजह से क्या होता है, पूरे साल भर इसमें पानी रहता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी? काबिनी है, भवानी है और अमरावती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। ये अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्ट से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अभी देखिए, अभी तक जो रिवर्स पढ़ रहे थे वो पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है, लेकिन नर्मदा और तापी दो जो बड़ी नदियां मैं पढ़ा रही हूँ ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। अपना जल किधर गिराएंगी? ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। इसके साथ साथ और भी छोटी नदियाँ वो भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन बड़ी नदियों में इन दोनों का नाम याद रखिए। तो ये किस शाखा में आएंगी? पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में, अरब सागर शाखा में। ठीक है, बाकी सारी जितनी भी पढ़ते जा रहे हैं, जब आएंगी बीच में ये वाली तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी, वहीं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, फिर देखिए दक्षिण में सतपुड़ा। इसके दक्षिण में क्या? सतपुड़ा रेंज है। उत्तर में विंध्याचल श्रेणी है। फिर आप देखिए मध्य में इसके मतलब ये भ्रंश घाटी के मध्य में बहती है। ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा हो गई और इसी के बीच में ये प्रवाहित होती है। और वहाँ से प्रवाहित होते हुए ये संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो धुआंधार जलप्रपात किस पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौज के दक्षिण में देखेंगे अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ये ज्वार नदमुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी पर बनाई गई है। देखिए अब इस रिवर के बारे में सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक का पठार है, यहाँ से सोन भी निकल रही है, नर्मदा भी और महानदी भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, रेडियल पैटर्न मिलता है यहाँ पर नदियों का। भ्रंश घाटी में बहती है, अर्थात देखिए ऊपर है विंध्याचल, नीचे है सतपुड़ा, इनके बीच में प्रवाहित हो रही है नर्मदा। ठीक है, इस तरीके से ये नर्मदा रिवर हो गई भ्रंश घाटी में नीचे। देखिए भ्रंश घाटी या फिर जितने भी प्रकार के पर्वत होते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब पर्वत वाली क्लास फिजिकल ज्योग्राफी में मैं कवर कर दूंगी। अभी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, बस इतना समझिए कि भ्रंश घाटी में बहती है। मतलब आपने देखा है बड़े से नाले, नाली का आकार देखा है ना कि बीच में बहती रहता, पानी बहता रहता है और अगल बगल में ऊंचा क्षेत्र होता है। तो बस ऐसा ही इसमें भी आप इमेजिन कर लीजिए अभी के लिए कि सतपुड़ा हो गए और विंध्याचल रेंज हो गई, इनके बीच में नर्मदा रिवर बह रही है। अब इसमें आपको याद ये रखना है ये महाखड्ड बनाती है। दूसरी चीज़ ये है ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी बनाती है। क्या होता है जब ऊंचाई से पानी गिरता है, मतलब यहाँ पे ऊंचाई से गिरा, यहाँ डेल्टा नहीं बनते हैं, यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं और महाखड्ड बनाती हैं और यहाँ पर जलप्रपात भी मिलेगा। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। जब ऊंचाई से गिरेगा पानी तो जलप्रपात बनेगा। दूसरी चीज़ ज्वार नदमुख, आप देखिए पानी बाल्टी में गिराइए, कोई ट्रांसपेरेंट सी चीज़ लीजिए, ग्लास में कभी पानी भरा है टैप से, ट्रांसपेरेंट ग्लास में देखिए आपको दिखेगा कि नीचे तक पानी जाता है। इसकी वजह से क्या होता है जब निचले वाली तली पे पानी गिरेगा तो नीचे एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है, इसे एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, इमेजिन कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो आप
डालिएगा नेट पे या सर्च करके देख लीजिएगा, आपको एस्चुरी दिख जाएगी कैसे बनी होती है। वाटरफॉल आपने देखे होंगे। तो ये हो गया एस्चुरी के बारे में। ये नदी क्या बना रही है? एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। इस पर एक परियोजना भी चल रही है जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, इसके बाद आप देखिए तापी नदी के बारे में। ये तापी नदी भी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है और ये निकलती कहाँ से है? तो ये एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। यहाँ पर मुल्ताई क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से। अरावली के पश्चिम में लूनी है और इसका राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं, एक सरस्वती है, दूसरी सागरमती है, इनसे मिलने पर यह उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के पास आपस में मिल जाती है और यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती हुई लूनी कहलाती है। तो तापी के बारे में आपने जाना। देखिए तापी के आप उत्तर में देखेंगे तो सतपुड़ा रेंज है, ये भी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल के बाद नर्मदा प्रवाहित होती है, फिर सतपुड़ा है और उसके नीचे तापी प्रवाहित होती है, ये भी रिफ्ट वैली में। इसका आप उद्गम देखेंगे कहाँ से हो रहा है, तो एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मुल्ताई क्षेत्र है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, अब इसमें जो हमने लूनी रिवर पढ़ी है, ये भी अपना जल किधर गिराएगी? अरब सागर शाखा में। ठीक है, तो ये आप एक तरफ देखते रहिए पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली कुछ बड़ी नदियां तो हमने देखी, लेकिन छोटी नदियां भी हैं कौन कौन सी? ठीक है, सेतरुनुजी एक ऐसी नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है, पहली तो ये हो गई। फिर भद्रा नदी है, पहली कौन सी हो गई? शेतरुनुजी हो गई। दूसरी भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव से निकलती है। नेक्स्ट है ढाढर नदी, ये पंचमहल जिले के घंटार गाँव से निकलती है। साबरमती और माही इंपॉर्टेंट है, गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियाँ हैं। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। फिर है कालिंदी नदी, ये बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये देखिए। फिर है बेती नदी, हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। नेक्स्ट है शरावती, पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है, इंपॉर्टेंट है ये नदी। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले में यहाँ से निकलती है। केरल की सबसे बड़ी आप देखेंगे जो नदी है वो है भरतपुझा, ये अनामलाई पहाड़ियों से निकलती है और इसे पोन्नानी नाम से भी जाना जाता है। पेरियार जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये जल ग्रहण के अनुसार बताया जा रहा है। और केरल की अन्य नदियों में आप देखिए पांबा नदी है और वेम्बनाड झील में गिरती है। देखिए अभी हमने एक शरावती नदी पढ़ी है जो कि पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट नदी है, क्यों है आप लोग बताएंगे कि शरावती नदी का नाम मैंने क्यों लिया? ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है जबकि छोटी नदी है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नदियां हैं जो अपना जल पश्चिम की तरफ लेकर के जाती है, जैसे जुआर मांडवी गोवा में प्रवाहित होती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना है कि कौन कौन से वाटरफॉल इंपॉर्टेंट हैं जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों पर स्थित हैं। देखिए मैं बहुत से क्वेश्चन आप लोग से पूछती हूँ, लेकिन आप में से कुछ ही बच्चे एक दो ही मुझे कमेंट करते हैं आंसर्स। आप सभी लोग उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप एक बार देख लेंगे सर्च करके या कैसे भी ढूंढ के आंसर करेंगे ना, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा ये, वो कभी नहीं भूलने वाले, अब उनको हमेशा याद रह जाना है। तो ये हमने पढ़ा जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। लेकिन अब देखिए जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली छोटी नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? स्वर्णरेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, वामसधारा है, पेन्नार है, पालार है और वैगई है। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो अभी हमने एक इंट्रोडक्शन देखा है या इन नदियों के बारे में उद्गम और सहायक नदियां देख लिया है जो बड़ी रिवर्स हैं, लेकिन अभी इनसे रिलेटेड और भी फैक्ट्स बाकी हैं, वो हम अगली क्लास में कल कवर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं क्या करूँगी, मैप में आपको सारी रिवर उनका उद्गम क्षेत्र जैसे मैंने सभी रिवर्स के कराए हैं ना, इसका भी करा दूँगी। तो इसको मेरे साथ आप कवर कर लीजिएगा। अब आपका रिवर वाला चैप्टर कंप्लीट होकर के फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही मैं और टॉपिक आपको कवर कराती रहूँगी। आप सभी के सुझाव भी मिल रहे हैं, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट है वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। और आपको करना क्या है, जो अभी तक आपने पढ़ा है अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, जो चीज़ें आपको नहीं आती उनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। और उसके साथ साथ कोशिश कीजिए जो अभी तक आप पढ़ रहे हैं उसको, आपके पास जो भी कंटेंट है आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, मेरे नोट्स बनाए हैं उससे पढ़ रहे हैं, आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं रिवाइज ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ज़रूरी है, एक बार पढ़ने से नहीं याद होता, आपको 2-4 बार चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो पिछली प्लेलिस्ट है मैंने बार बार बोला उसको भी फॉलो करते रहिए। तो मिलती हूँ ऐसे ही और टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।